मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि श्री प्रकाश मिश्र की कविताएं। श्री प्रकाश मिश्र की कविताओं के संदर्भ में अवधेश कुमार जी कहते हैं, श्री प्रकाश मिश्र उन थोड़े से कवियों में से हैं जिनमें शिल्प और कथ्य एक साथ पनपा है। वो मानते हैं कि इतिहास और इसीलिए कालबोध अगर गतिशील है तो निश्चय ही उसकी दिशा होगी और वो दिशा वर्गों, रूढ़ियों, तंत्रों, नस्लों आदि के शोषण से आम आदमी की मुक्ति ही होगी। ऐसे में अगर कविता कला है और कला का उद्देश्य बरतना सीखना है तो मौजूदा हालात में कविता की भूमिका होगी जन मुक्ति के लिए प्रेरणा पैदा करना। अपनी कविता से वो ये काम दो तरह से लेते हैं। एक तरफ से व्यंग करते हैं उन पर भी जो जन के लिए लड़ाई की बात करते करते कालक्रम में स्वयं ही उनके शोषण का माध्यम बन जाते हैं, और उन पर भी जो अपने शोषण और शोषक को पहचानने के बावजूद उससे लड़ने के लिए दम नहीं भरते। दूसरी तरफ वो एक ख्वाब भी प्रस्तुत करते हैं, एक पूरे अभियंत्रित समाज का ख्वाब जो समता, स्वतंत्रता और सौहार्द पर आधारित होगा। और ये सारा काम श्री प्रकाश मिश्र कविता की कला की मर्यादा के भीतर करते हैं। वो जोशीले कवियों की सपाट बयानी से उसी तरह बचते हैं जिस तरह जड़िया कवियों के वाक्य वैचित्र से। नए विचारों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों के रूढ़ अर्थ को तोड़ने के साथ साथ हिंदी बोलियों और हिंदीतर भाषाओं के शब्दों को अपना लेने में श्री प्रकाश मिश्र हिचकिचाते नहीं हैं और पंक्तियों में इस तरह बचाकर रखते हैं कि कविता को समझने के लिए तत्काल शब्दकोश की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आइए सुनते हैं श्री प्रकाश मिश्र की कविताएं। श्री प्रकाश मिश्र की पहली कविता का शीर्षक है हमारे समय में। हमारे समय में जिनके पास कविता थी उनके पास सपने नहीं थे। हमारे समय में जिनके पास कविता थी उनके पास सपने नहीं थे। जिनके पास सपने थे उनके पास समय नहीं था, कविता भी नहीं थी। जिनके पास सपने थे उनके पास समय नहीं था, कविता भी नहीं थी। समय से सपना खारिज था क्योंकि सबके पास एक ही सपना था, वही सबकी कविता में था। समय से सपना खारिज था क्योंकि सबके पास एक ही सपना था, वही सबकी कविता में था। उसे उतारने की बातें कही गई और उसे ही कविता कहा गया, लेकिन उसमें कविता नहीं थी क्योंकि उसमें सपना नहीं था, वह सिर्फ समय था। लेकिन उसमें कविता नहीं थी क्योंकि उसमें सपना नहीं था, वह सिर्फ समय थी। समय कविता नहीं होता, कविता समय के पार होती है। ऐसा मैं नहीं, वो आलोचक कह रहा था जिसकी तूती बोलती थी हमारे समय में। समय कविता नहीं होता, कविता समय के पार होती है। ऐसा मैं नहीं, वो आलोचक कह रहा था जिसकी तूती बोलती थी हमारे समय में। यानी हमारे समय में कविता के नाम पर जिसकी तूती बोलती थी
वो आलोचक था, कवि नहीं। इसलिए कविता में कविता नहीं थी। हमारे समय में कविता के नाम पर जिसकी तूती बोलती थी वो आलोचक था, कवि नहीं। इसलिए कविता में कविता नहीं थी। हमारे समय में जिनके पास कविता थी उनके पास सपने नहीं थे, जिनके पास सपने थे उनके पास समय नहीं था, कविता भी नहीं थी। समय से सपना खारिज था क्योंकि सबके पास एक ही सपना था और वही सबकी कविता थी और वही सबकी कविता में था। और अब सुनिए श्री प्रकाश मिश्र की एक और कविता। कविता का शीर्षक है संवादहीनता। मैं पानी की तरफ से बोल रहा हूं कि पानी पर लेख लिखने वाले कवि पाट रहे हैं गढ़ी। मैं पानी की तरफ से बोल रहा हूं कि पानी पर लेख लिखने वाले कवि पाट रहे हैं गढ़ी। मैं जमीन की तरफ से बोल रहा हूं, मैं जमीन की तरफ से बोल रहा हूं कि सब कुछ निकाल लिए जाने के बाद भी मैं जमीन की रहूंगा। मैं हवा की तरफ से बोल रहा हूं, मैं हवा की तरफ से बोल रहा हूं कि 7 तारों में कैद किए जाने के बाद भी बह सकता हूं बिना किसी सुराग के ही। मैं हवा की तरफ से बोल रहा हूं कि 7 तालों में कैद किए जाने के बाद भी बह सकता हूं बिना किसी सुराग के ही। मैं आग की तरफ से बोल रहा हूं, मैं आग की तरफ से बोल रहा हूं कि बुझ जाने के बाद भी मेरा निशान सर्वत्र दिखेगा। मैं आईने की तरफ से बोल रहा हूं, मैं आईने की तरफ से बोल रहा हूं कि आप जैसे हैं वैसे ही हैं। मैं आईने की तरफ से बोल रहा हूं कि आप जैसे हैं वैसे ही हैं। मैं मायने की तरफ से बोल रहा हूं, मैं मायने की तरफ से बोल रहा हूं कि जो नहीं है वो भी एक दिन पढ़ा जा सकता है कविता में। मैं मायने की तरफ से बोल रहा हूं कि जो नहीं है वो भी एक दिन पढ़ा जा सकता है कविता में। लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं बोल पा रहा हूं। क्यों? लेकिन मैं अपनी तरफ से नहीं बोल पा रहा हूं, क्यों? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे ही देना है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे ही देना है। तब मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूं? तब मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूं? और अब सुनिए श्री प्रकाश मिश्र की एक और कविता। कविता का शीर्षक है सदी के अंत पर। सदी के अंत को लेकर बहुत से लोग चिंतित हैं। सदी के अंत को लेकर बहुत से लोग चिंतित हैं। सबसे अधिक चिंतित हैं राजनेता कि क्या लेकर हम जाएंगे अगली सदी में। जात धर्म की राजनीति, कुछ बौने लोगों के फैसले, रोटी के लिए मोहताज ढेर सारे पेट, भ्रष्टाचार का डाटा। इसकी सबसे अधिक चिंता हुई थी एक युवा प्रधानमंत्री को। बोफोर्स के गुपचुप दिनों में
इसकी सबसे अधिक चिंता हुई थी एक युवा प्रधानमंत्री को बोफोर्स के गुपचुप दिनों में। उससे बढ़कर चिंतित हैं राजनीति विचारक। उससे बढ़कर चिंतित हैं राजनीति विचारक कि फांसीवाद, उपनिवेशवाद के बाद धीरे धीरे क्यों पिटता जा रहा है साम्यवाद का चेहरा। उससे बढ़कर चिंतित हैं राजनीति विचारक कि फांसीवाद, उपनिवेशवाद के बाद धीरे धीरे क्यों पिटता जा रहा है साम्यवाद का चेहरा, और हर चेहरे पर चढ़ता आधा अधूरा लोकतंत्र का रंग क्या ठीक होगा लेकर जाना 21वीं सदी में। उससे भी बढ़कर चिंतित हैं कोरे विचारक। उससे भी बढ़कर चिंतित हैं कोरे विचारक कि किस चिंतन का पीटे ढिंढोरा और बताएं कि सदी की संध्या पर हैं हम उसका एकमात्र पैरोकार। और बताएं कि सदी की संध्या पर हैं हम उसका एकमात्र पैरोकार। इस उत्तर आधुनिक काल में जिसमें सब कुछ चीथा जा रहा है तार तार, उससे बढ़कर चिंतित हैं बिरजन महतो, रामदीन पाठक। उससे बढ़कर चिंतित हैं बिरजन महतो, रामदीन पाठक। एक मुकदमे की दलाली के लिए लोगों को लड़ाते हैं और दूसरे कथा बांटते हैं। उससे बढ़कर चिंतित हैं बिरजन महतो और रामदीन पाठक। एक मुकदमे की दलाली के लिए लोगों को लड़ाते हैं और दूसरे कथा बांटते हैं। एक सोचते हैं कि लोगों को खेसरा खतौनी देखने का हुनर आता जा रहा है। एक सोचते हैं कि लोगों को खेसरा खतौनी देखने का हुनर आता जा रहा है। दूसरे चिंतित हैं कि कोई नहीं सुनेगा सत्यनारायण की कथा अगली सदी में। दूसरे चिंतित हैं कि कोई नहीं सुनेगा सत्यनारायण की कथा अगली सदी में। नागेश भाई कापड़िया चिंतित हैं कि ये गांव की औरतें विदेश की बनी मासिक का लत्ता नहीं खरीदती सदी के अंत पर भी। नागेश भाई कापड़िया चिंतित हैं कि ये गांव की औरतें विदेश की बनी मासिक का लत्ता नहीं खरीदती सदी के अंत पर भी। लेकिन सबसे बढ़कर चिंतित है कवि कि शताब्दी के ढलते वर्षों में सदी के अंत के शब्द और सदी के अंत की कविता शोकगीत भी नहीं बन पा रही है, जिसे लिखने वाले तो अनेक हैं पर पढ़ने वाला कोई अन्य एक भी नहीं। लेकिन सबसे बढ़कर चिंतित है कवि कि शताब्दी के ढलते वर्षों में सदी के अंत के शब्द और सदी के अंत की कविता शोक गीत भी नहीं बन पा रही है, जिसे लिखने वाले तो अनेक हैं पर पढ़ने वाला कोई अन्य एक भी नहीं। सभी कातिल पिटे लग रहे हैं, बौखला रहे हैं कि सदी का अंत कोई जादू बनकर क्यों नहीं कूदता अगली सदी की पीठ पर। सभी कातिल पिटे लग रहे हैं, बौखला रहे हैं कि सदी का अंत कोई जादू बनकर क्यों नहीं कूदता अगली सदी की पीठ पर। सदी के अंत को लेकर बहुत से लोग चिंतित हैं। सदी के अंत को लेकर बहुत से लोग चिंतित हैं।
और अब सुनिए श्री प्रकाश मिश्र की एक और कविता। कविता का शीर्षक है चेहरे के खिलाफ। अपने चेहरे से उसका चेहरा खुरचते ही दूसरा चेहरा आ जाता है। अपने चेहरे से उसका चेहरा खुरचते ही दूसरा चेहरा आ जाता है। जैसे ही अपने को खोजना चाहता हूं, जैसे ही अपने को खोजना चाहता हूं, कोई और छा जाता है। दूसरों की इतनी ज्यादा छायाएं हमारे ऊपर चढ़ बैठी हैं कि व्यक्तित्व और छाया के गड्ढमड्ढ में निजित्व का पता ही नहीं चलता। दूसरों की इतनी ज्यादा छायाएं हमारे ऊपर चढ़ बैठी हैं कि व्यक्तित्व और छाया के गड्ढमड्ढ में निजित्व का पता ही नहीं चलता। अभी उसी दिन अपने दिमाग को उतार कर खूंटी पर टांगा और दिल को निकाल ही रहा था कि दीवारों पर, फर्श पर और छत पर दिमाग ही दिमाग टहलने लगा। यूं यह विडंबना रक्त बीज ने भी पैदा की थी। यूं यह विडंबना रक्त बीज ने भी पैदा की थी। दुर्गा द्वारा सबको आना जाना वाजिब था। वो एक ही व्यक्तित्व के कई गुना कारण थे। यूं यह विडंबना रक्त बीज ने भी पैदा की थी। दुर्गा द्वारा सबको आना जाना वाजिब था। वो एक ही व्यक्तित्व के कई गुना कारण थे। पर मेरे दिल दिमाग पर छाए तमाम चेहरे दूसरों के हैं। पर मेरे दिल दिमाग पर छाए तमाम चेहरे दूसरों के हैं। सोचता हूं कि ये चेहरे जिनके हैं, क्या उनके पास अपना चेहरा नहीं होगा? और फिर अपना क्या है? ये सोचने वाला ही कहीं उधार का या प्रेत चेहरा तो नहीं? और फिर अपना क्या है? ये सोचने वाला ही कहीं उधार का या प्रेत चेहरा तो नहीं? कभी कभी कितना आसान होता है अपने चेहरे से दूसरे का चेहरा खुरच कर हटा देना। प्याज की परतों की तरह। और हमेशा ही कितना विकट होता है अपना चेहरा खोज पाना, प्याज की परतहीन गांठ की तरह। कभी कभी कितना आसान होता है अपने चेहरे से दूसरे का चेहरा खुरच कर हटा देना, प्याज के पत्तों की तरह। और हमेशा ही कितना विकट होता है अपना चेहरा खोज पाना, प्याज की परतहीन गांठ की तरह। अनादिकाल से चली आ रही और अनंत काल को चली जा रही सृष्टि क्रम में, अनादिकाल से चली आ रही और अनंत काल को चली जा रही सृष्टि क्रम में निजी चेहरा मात्र एक भ्रम है, ऐसा मुझे लगता है। कोई मेरा चेहरा फिर अपना चेहरा खोज कर बताए, तभी बात दीगर होगी। कोई मेरा चेहरा फिर अपना चेहरा खोज कर बताए, तभी बात दीगर होगी। कभी कभी कितना आसान होता है अपने चेहरे से दूसरे का चेहरा खुरच कर हटा देना, प्याज की परतों की तरह। और हमेशा ही कितना विकट होता है अपना चेहरा खोज पाना, प्याज की परतहीन गांठ की तरह। मुझे लगता है कोई मेरा चेहरा फिर अपना चेहरा खोज कर बताए,
तभी बात दीगर होगी। चेहरे के खिलाफ कविता श्रृंखला की दूसरी कविता, इसका भी शीर्षक है चेहरे के खिलाफ। जिनका चेहरा नहीं होता वो जल्दी गुलाम हो जाते हैं, इसलिए आज की लड़ाई में शामिल है सबसे पहले चेहरे को समाप्त कर देने की कोशिश। जिनका चेहरा नहीं होता वो जल्दी गुलाम हो जाते हैं, इसलिए आज की लड़ाई में शामिल है सबसे पहले चेहरे को समाप्त कर देने की कोशिश। इस लड़ाई में बहुत खतरनाक है किसी देश का चेहरा खत्म कर देना, क्योंकि देश में छुपा होता है अनेक कौमों का तेज। उससे खतरनाक है किसी कौम का चेहरा खत्म कर देना। उससे खतरनाक है किसी कौम का चेहरा खत्म कर देना। आखिर आदमी अपनी पहचान कौम से ही तो बनाता है, देश के बाहर, इतिहास के भीतर। आखिर आदमी अपनी पहचान कौम से ही तो बनाता है, देश के बाहर, इतिहास के भीतर। लेकिन सबसे खतरनाक है आदमी का चेहरा खत्म कर देना। सबसे खतरनाक है आदमी का चेहरा खत्म कर देना। एकाधिकारवादी जानते हैं अगर बचा रहा आदमी का चेहरा तो वो बना लेगा अपनी कौम और अपना देश का चेहरा। एकाधिकारवादी जानते हैं कि अगर बचा रहा आदमी का चेहरा तो वो बना लेगा अपनी कौम, अपना देश